कहानी अब एक छोटी सी लड़की की तरफ बढ़ती है। वो लड़की बहुत मासूम थी, आंखों में सवाल और दिल में ढेर सारी उम्मीदें लिए हुए। उसका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। किसी बड़ी परेशानी की वजह से उसके माता पिता उसे अकेला छोड़कर चले गए। धीरे धीरे उसके मन में सवाल उठने लगे। उसे लगने लगा कि जिंदगी उसके साथ इंसाफ नहीं कर रही। वो सोचती, अगर मैं अच्छी हूँ तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? इन्हीं सवालों के साथ उसका भरोसा टूटने लगा। समय आगे बढ़ता है और कहानी वर्तमान दौर में पहुंचती है। शहर का माहौल बदला बदला सा लगता है। एक अनजान आदमी शहर में दिखाई देता है। उसके हाथों में 2 भारी बैग हैं। वो एक दुकान में जाता है, अपने जख्मों का इलाज करवाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वही आदमी अलग अलग सामान इकट्ठा करता दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बड़े टकराव की तैयारी है। 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वे बड़ी बेरहमी से कहते हैं कि गरीब लोगों की दुनिया में कोई अहमियत नहीं। और तभी वो अनजान आदमी वहां पहुंच जाता है। अचानक पुलिस आती है। माहौल तनाव से भर जाता है। हथियार तान दिए जाते हैं। रेडियो से खबर आती है कि शहर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लोग मर रहे हैं। अब वो रहस्यमयी आदमी दोनों पुलिस वालों की तरफ देखता है और भारी आवाज में कहता है, अब सब कुछ शुरू हो चुका है, मुझे जाने दो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। अचानक वो आदमी झटके से एक पुलिस वाले का हथियार छीन लेता है और बिना एक पल सोचे उसी पर तान देता है। तभी दूसरा पुलिस वाला अजीब हरकतें करने लगता है। उसका शरीर कांपने लगता है। कुछ देर बाद जब वो संभलता है तो उसकी आवाज बदली हुई लगती है। वो उस आदमी का नाम लेकर पूछता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो रहस्यमयी आदमी बिना डरे जवाब देता है, मुझे किसी की बातें सुनने का शौक नहीं, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। वो कहता है, अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम भी नहीं बचोगे। इतना कहते ही अचानक सब कुछ बेकाबू हो जाता है। कुछ ही पलों में दोनों पुलिस वाले जमीन पर गिर जाते हैं। एक लड़का पूरी तरह घबराकर नींद से जाग जाता है। उसकी सांस तेज चल रही है, माथे पर पसीना है। उसका नाम है जी। फिर खुद को संभाल कर बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, एक गर्भवती महिला वहां दिखाई देती है। वो कहती है कि उसे भी कई रातों से नींद नहीं आ रही। वो आगे कहती है कि उसके बच्चे के जन्म का समय पास है, लेकिन वो खुद को इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं मानती। वो घबरा कर बोलती है कि वो बच्चे को कहीं छोड़ देगी। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। जीप हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? उस लड़की का नाम चार्ली होता है। फिर वो जीप की तरफ देखकर थोड़ा सख्त लहजे में कहती है, दूसरों की इतनी चिंता करना बंद करो और जरा अपने बारे में भी सोचना सीखो। उसकी बात सुनकर जीप चुप रह जाता है। अगले दिन कहानी में एक नया चेहरा सामने आता है। जीप के पिता वहां पहुंचते हैं। वहीं उनका शेफ एक टेबल पर खाना तैयार कर रहा होता है। उस टेबल पर एक दंपति बैठे होते हैं। तभी वहां एक अजनबी आदमी आकर रुकता है। उसके चेहरे से लगता है कि वो रास्ता भटक चुका है। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछता है, मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मुझे सही जगह बता सकती हैं? चार्ली उसके हाथ में पकड़ा नक्शा देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, जहाँ आपको जाना है वो जगह यहाँ से काफी दूर है। अजनबी सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, अब समझ गया। फिर वो चार्ली की तरफ देखकर एक सलाह भी दे देता है। इस हालत में धूम्रपान ठीक नहीं है। चार्ली बस आंखें घुमा देती है। उस अजनबी को अब एक मोबाइल फोन की जरूरत पड़ती है। वो किसी से संपर्क करना चाहता है ताकि पता चल सके कि वो सही जगह पर है या नहीं। इतने में जीप वहाँ आता है और सबको अंदर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। अंदर आते ही वो अजनबी जीप के पिता से पूछता है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जीप के पिता बिना ज्यादा सोचे उसे इजाजत दे देते हैं। उसी समय जीप बाहर की तरफ देखता है। आसमान का रंग बदल रहा होता है, तेज हवा चलने लगती है और दूर से तूफान आता हुआ दिखाई देता है। अंदर रेस्टोरेंट में भी चीजें ठीक नहीं रहती। टीवी की स्क्रीन गड़बड़ाने लगती है। रेडियो से कोई आवाज नहीं आती। जिस अजनबी का फोन चल रहा था उसकी कॉल भी अचानक कट जाती है। अब सबको एहसास हो जाता है कि शहर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में दाखिल होती है। जब चार्ली उसके पास सेवा के लिए जाती है तो वो औरत चार्ली का नाम सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। वो तंज कसते हुए कहती है, ये कैसा नाम है? ये तो लड़कों के नाम जैसा लगता है। चार्ली हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहती है, जैसे उसे अब इन बातों की आदत हो गई हो। उसी समय पास वाली टेबल पर बैठे दंपति उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं, क्या शहर के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं? वो बूढ़ी औरत बिना किसी भाव के कहती है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सब कुछ बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जब चार्ली उसके पास खाना परोसने आती है तो वो बूढ़ी औरत अचानक उसके पेट की तरफ देखने लगती है। इन सख्त आवाज में पूछती है, ये बच्चा कब आने वाला है? चार्ली कुछ समझ पाती उससे पहले ही बूढ़ी औरत ठंडी हंसी हंसते हुए कह देती है, ये बच्चा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इतना सुनते ही वहाँ बैठे लोगों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत रुकती नहीं और भी डरावनी बात कह देती है, वैसे भी अब बच्चों का दौर खत्म होने वाला है। ये सुनकर पास वाली टेबल पर बैठी महिला गुस्से में बोल उठती है, अब कैसी बेहुदा बातें कर रही हैं? उसका गुस्सा जायज था क्योंकि ऐसी बातें कोई भी सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन बूढ़ी औरत को जैसे रोकना नामुमकिन हो गया हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उस महिला को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। अब उस महिला का पति कुर्सी से उठता है। वो आगे बढ़कर कहता है, बस बहुत हुआ, अब चुप रहिए। उसका इरादा सिर्फ रोकने
का होता है। वो बूढ़ी औरत अचानक उस आदमी पर झपट पड़ती है। वो उसके गले पर हमला कर देती है। सब कुछ इतना तेज होता है कि किसी को समझने का मौका नहीं मिलता। वो बूढ़ी औरत पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत दीवार पर चढ़ने लगती है। जीप के पिता अपनी बंदूक निकालते हैं और उस पर निशाना साधते हैं, लेकिन घबराहट में उनकी बंदूक हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी जीप तेजी से आगे बढ़ता है। वो जमीन से बंदूक उठाकर उसकी तरफ तान देता है। वो बूढ़ी औरत हंसते हुए कहती है, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन ये बच्चा नहीं बचेगा। अचानक वही अजनबी जो पहले आया था आगे बढ़ता है और बिना देर किए गोली चला देता है। वो बूढ़ी औरत वहीं गिर जाती है। अब सबका ध्यान उस आदमी पर जाता है जिसे उस बूढ़ी औरत ने घायल कर दिया था। उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसकी पत्नी और बाकी लोग उसे कार में बिठाकर तेजी से अस्पताल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार के अंदर अजीब तरह से मक्खियां भर जाती हैं। डर के मारे वो लोग गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं। इसी बीच एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकती है। उससे वही रहस्यमयी आदमी उतरता है जिसका नाम माइकल बताया जाता है। जीप के पिता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। वो अपनी बंदूक उसकी तरफ तान कर कहते हैं, अपने दांत दिखाओ। उनकी आवाज कांप रही होती है। वो बताते हैं कि कुछ देर पहले एक बूढ़ी औरत यहाँ आई थी जिसके दांत बहुत ही अजीब और डरावने थे। माइकल बिना कुछ कहे धीरे से अपने दांत दिखाता है। जीप के पिता ध्यान से उसे देखते हैं और कहते हैं, ये आदमी वैसा नहीं लग रहा, इसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर भी वे साफ कहते हैं, हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते, कृपया यहाँ से चले जाइए। माइकल हल्का सा सिर हिलाकर कहता है, पागल मत बनो, अगर मैं चला गया तो तुम सब अकेले पड़ जाओगे। जैसे वो आने वाले खतरे को साफ देख पा रहा हो। वैसे लोग और भी आएंगे, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत जैसे, और तब हमें मिलकर उनका सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने बैग से हथियार निकालता है। वो हर एक के हाथ में एक एक बंदूक देता है और गंभीर लहजे में कहता है, अगर कोई भी अंदर आए हिम्मत मत हारना। लेकिन जब वो चार्ली की तरफ देखता है तो उसकी आवाज थोड़ी नरम हो जाती है। वो कहता है, तुम बस शांत रहो, घबराना मत, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। सब लोग अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। रेस्टोरेंट में अब गहरा अंधेरा छा चुका है। बिजली लगभग जा चुकी है। जीप और चार्ली नीचे ही रहते हैं, जबकि बाकी लोगों को माइकल छत पर ले जाता है ताकि ऊपर से हालात पर नजर रखी जा सके। अचानक बाहर से घंटी जैसी आवाज आती है। सब सोचते हैं कि शायद कोई सामान्य इंसान होगा, लेकिन जब वे खिड़की से झांकते हैं तो एक आइसक्रीम बेचने वाला दिखाई देता है। उसकी चाल अजीब है और उसके दांत बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बूढ़ी औरत के थे। उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे लगते हैं। वो धीरे धीरे इमारत की तरफ बढ़ता है और अचानक हमला करने की कोशिश करता है। गोलियों की आवाज गूंजती है और कुछ ही पलों में वो भी गिर जाता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। दूर से कई गाड़ियां आती दिखाई देती हैं। हर गाड़ी में वैसे ही अजीब लोग बैठे होते हैं, लेकिन अंदर के लोग अब डर से ज्यादा सतर्क हैं। वे एक एक करके हर हमलावर को रोकते हैं। हर गोली के साथ उनकी हिम्मत भी बढ़ती जाती है। नीचे दंपत्ति भी मौजूद है। अचानक एक अजनबी लड़की अंदर घुस आती है। वो सीधे उस घायल आदमी की तरफ बढ़ती है और उसे खींचकर बाहर ले जाने लगती है। वो उसकी पत्नी की तरफ देखकर कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसी समय माइकल नीचे आता है और बाकी हमलावरों को भी खत्म कर देता है। अब चारों तरफ सिर्फ धुआं, टूटी कुर्सियां और डर से भरी सांसें रह जाती हैं। जीप के पिता माइकल की तरफ मुड़ते हैं। उनकी आंखों में सवाल भरे होते हैं। वे पूछते हैं, ये सब आखिर हो क्या रहा है? माइकल कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, इंसान ने बहुत सारी गलतियां की हैं। लालच, नफरत और स्वार्थ। अब हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। वो आगे जोड़ता है, जब भरोसा टूट जाता है तो अंजाम हमेशा भारी होता है। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे गंभीर हो जाते हैं। माइकल गहरी सांस लेकर कहता है, जो कुछ हो रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। कुछ ताकतें लोगों को एक एक करके खत्म कर रही हैं। वो आगे बताता है, जो अजीब लोग तुमने देखे वे असली दुश्मन नहीं है, वे सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे मोहरे हैं। उसकी आवाज भारी हो जाती है, जैसे वो सच्चाई बताने से पहले हिचक रहा हो। जीप हैरानी से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? माइकल कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, क्योंकि मैं पहले उसी दुनिया का हिस्सा था, लेकिन मैंने खुद को इंसान बना लिया। माइकल फिर चार्ली की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं यहाँ किसी और वजह से आया हूँ। मुझे तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित रखना है। चार्ली हैरान होकर कहती है, मैं तो एक साधारण वेट्रेस हूँ, मेरा बच्चा ऐसा क्या खास करेगा? माइकल शांत स्वर में जवाब देता है, कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीज ही सबसे असाधारण बनती है। ये बच्चा बड़ा होकर लोगों के लिए उम्मीद बन सकता है, इसलिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। चार्ली चुप हो जाती है। माइकल आगे कहता है, यहाँ अमीर गरीब का फर्क कोई मायने नहीं रखता, हमें सिर्फ इस बच्चे को बचाना है। और याद रखो, दुश्मन हमारी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। ऊपर छत पर शेफ और वो अजनबी खड़े हैं। हवा तेज चल रही है और दूर बिजली चमक रही है। शेफ उससे पूछता है, तुम पहले से बंदूक लेकर क्यों घूम रहे थे? अजनबी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, दुनिया आसान नहीं है, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखी थी। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो मैं उसे डरा देता। शेफ धीरे धीरे खुलने लगता है। वो अपने बचपन की बात बताता है, जब मैं छोटा था मेरे पिता रोज सुबह मुझे जगाकर पूछते थे, बेटा आज तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें खुद पर गर्व हो? मैं तब समझ नहीं पाता था, लेकिन आज समझ में आता है कि वे मुझे मजबूत बनाना चाहते थे। असल में शेफ अंदर से डरा हुआ है। वो इस पूरे हमले से सहमा हुआ है, लेकिन अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता। जीप अचानक माइकल से एक सवाल पूछ बैठता है। वो पूछता है, तुम्हारा असली काम क्या था उस दुनिया में? माइकल कुछ पल रुकता है, फिर धीरे से कहता है, मैं वहां सबसे आगे खड़ा रहने वालों में से एक था। जीप और भी हैरान हो जाता है। वो अगला सवाल करता है, फिर तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आए?
वो कहता है, क्योंकि मुझे एक फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। जीप चुपचाप सुन रहा होता है। माइकल फिर कहता है, मुझे लगता था कि बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। वो जीप की तरफ देखकर कहता है, तुम जैसे लोग जो बुराई के सामने झुकते नहीं। रेस्टोरेंट के बाहर एक डरावना दृश्य दिखता है, जिस पर पहले हमला हुआ था अब रस्सियों से बंधा हुआ दिखाई देता है। वे अजीब लोग बहुत चालाकी से सब कर रहे थे। उन्होंने घायल आदमी को बाहर बांधा था क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी पत्नी उसे बचाने जरूर आएगी। उन्हें उसकी मोहब्बत का अंदाजा था और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जैसे ही वो औरत अपने पति की तरफ भागने लगती है, शेफ उसे रोकने की कोशिश करता है। वो जोर से कहता है, मत जाओ, ये जाल हो सकता है। अचानक एक तेज धमाका होता है। उसका पति वहीं फट जाता है। शेफ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी उस हमले का शिकार हो जाता है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। वो औरत सदमे में पागल सी हो जाती है। वो अपनी ही बेटी पर चिल्लाने लगती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लोग उसे अंदर लाकर कुर्सी से बांध देते हैं क्योंकि अब वो अपने होश में नहीं है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और वो बार बार वही बातें दोहरा रही है। तभी नीचे रखे रेडियो से अचानक आवाज आने लगती है। समाचार में बताया जा रहा है कि शहर के कई हिस्सों में घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल भरे हुए हैं। चार्ली तुरंत कहती है, हमें वहां जाना चाहिए, शायद वहां सुरक्षित जगह हो। लेकिन माइकल सख्त आवाज में रोक देता है, नहीं, अभी तुम और तुम्हारा बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी हो। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। जीप धीरे से चार्ली के पास आता है। चार्ली की आंखें नम है। वो धीमी आवाज में कहती है, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। देखो यहाँ क्या हो रहा है। उधर छत पर वो अजनबी पहरा दे रहा है। तेज हवा चल रही है और नीचे सड़क सुनसान लग रही है। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चा अकेला खड़ा है और कुछ अजीब लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अजनबी का दिल पिसिट जाता है। वो सोचता है, अगर अभी नहीं बचाया तो देर हो जाएगी। बिना ज्यादा सोचे वो इमारत से नीचे कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक वो बच्चा खुद उसी पर हमला कर देता है और तभी बाकी अजीब लोग भी उसे घेर लेते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर उस जोड़े की बेटी दौड़ती हुई आती है। चार्ली अंदर बैठी चिंतित होकर सोचती है, काश वे उसे मार न दे। उसकी सांस तेज हो जाती है। वो तुरंत माइकल की तरफ देखती है और कहती है, माइकल, उसे बचाओ। माइकल बिना समय गंवाए बाहर कदम रखता है। गोलियों की आवाजें फिर से गूंजने लगती हैं। हर एक अजीब इंसान जो कुछ समय पहले तक डरावना लग रहा था, अब एक एक करके गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है, अजीब बच्चा भी अंदर आ जाता है। उसके हाथ में चाकू है और उसकी निगाह सिर्फ चार्ली और उसके पेट में पल रहे बच्चे पर है। वो बिना हिचकिचाए गोली चलाता है और बच्चे को गिरा देता है। अब चार्ली एक गहरी सांस लेती है। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, एक छोटा नन्हा लड़का। माइकल धीमे स्वर में कहता है, ये बच्चा अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये बच्चा मर जाता तो हम भी बचे नहीं रहते। लेकिन उसी जोड़े की महिला पागल हो चुकी है। वो बच्चे को अपनी बेटी से छीन लेती है। माइकल बिना देर किए प्रतिक्रिया देता है। वो गोली चलाता है और उसे बेअसर कर देता है। जीप तुरंत आगे बढ़ता है और बच्चे को वापस अपने हाथ में लेता है। इसी बीच गैब्रियल नाम का एक रहस्यमयी व्यक्ति आता है। वो अचानक जीप के पिता पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। माइकल गंभीर स्वर में जीप से कहता है, तुम तुरंत इस बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाओ। अगर उसे यहाँ रहने दिया तो खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन गैब्रियल माइकल के पास आता है। वो कहता है, क्या तुम सच में समझते हो कि आदेश को तोड़कर भी तुम सुरक्षित रहोगे? माइकल गहरी सांस लेकर कहता है, मैं डरपोकों में से नहीं हूँ। लेकिन तभी गैब्रियल और माइकल के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो जाता है। गोलियों की आवाजें। गैब्रियल माइकल पर हमला करता है, तुरंत ही उसे मार देता है। माइकल गिरता है। जब माइकल मर जाता है तो वही टैटू जो उसके शरीर पर उकेरे हुए थे, अब धीरे धीरे जीप के शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत है कि जीप की भी कोई बड़ी किस्मत है और उसे दुनिया के लिए कुछ करना है। जीप का पिता घायल है लेकिन अभी भी जीवित है। वो धीमे धीमे रेस्टोरेंट में गैस का रिसाव करते हुए लाइट जलाता है। पूरा माहौल धुआं और आग की ओर बढ़ता है। फिर वो बच्चे का पीछा करने निकल पड़ता है। वो जीप की कार का पीछा करता है और अचानक उनकी कार एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। उस हादसे में उस जोड़े की बेटी की जान चली जाती है। माइकल फिर प्रकट होता है। वो गैब्रियल की तरफ देखता है और कहता है, देखो मैं वापस आया। गैब्रियल हैरानी में चिल्लाता है, ये कैसे संभव है? माइकल गंभीर स्वर में कहता है, तुम बस आदेश पर चलते रहे बिना सोचे कि असली जरूरत क्या है। मैंने वही किया जो सच में जरूरी था। वो तलवार उठाता है और हमला करता है। गैब्रियल अब हताश होकर वापस अपनी दुनिया लौट जाता है। समय आगे बढ़ता है। चार्ली और जीप अब एक कार में है। वे कहीं दूर जा रहे हैं, सुरक्षित, और उनके साथ है उनका नन्हा बेटा। बैक सीट पर कई हथियार रखे हुए हैं। ये संकेत है कि खतरा अभी भी आसपास है और दुनिया में अजीब और खतरनाक लोग अभी भी हैं। लेकिन चार्ली और जीप की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ खुशी है। वे अपने बच्चे के साथ सुरक्षित हैं और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। फिल्म का अंत इसी दृश्य पर होता है।